हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर वैदिक एज की डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सारे की फैक्ट्स जान लिए थे विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैदिक एज या वैदिक कल्चर कैसे डेवलप हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहली डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड के अंदर देखी गई वो था इन्वेंशन ऑफ आयरन। इंसानों ने लोहे का आविष्कार करा, उसको इन्वेंट करा और लोहे की मदद से उन्होंने बड़े सारे टूल्स बनाए। जब आयरन के टूल्स बने तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस पीरियड सॉ रैपिड प्रोग्रेस। कैसे हुई रैपिड प्रोग्रेस? आयरन इन्वेंट हुआ इंसानों के द्वारा, बड़े सारे आयरन के औजार बनाए गए, टूल्स बनाए गए। तो जो गैंजेटिक रीजन के आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास जो अभी तक जंगल वाला एरिया था, आयरन टूल्स की मदद से वो जंगल जल्दी जल्दी इंसान साफ करने लगे, जंगलों को काटने लगे। एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो थी उनका वास्ट तरीके से एक्सपेंशन हुआ और धीरे धीरे करके आगे चलकर किंगडम्स बने और हमें भारत का पहला एम्पायर देखने को मिलता है जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। इसलिए यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि आयरन के यूज के साथ रैपिड प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड के अंदर। इट वॉज इन दिस एरा कि वैदिक पीरियड जो है वो शुरू हुआ, यानी कि यहां पर वेदास लिखे गए। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पर इसको हम लोग आर्यन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि आर्यंस जो हैं, एक कम्युनिटी है बेसिकली लोगों की, वो यहां पर इंडिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन से घुसे चले आए और लोकल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको मार दिया या उनको वहां से खदेड़ फेंका और उनके रीजन पर आकर उन्होंने डोमिनेंस जो है वो प्राप्त कर ली, कब्जा कर लिया। ठीक है, इसलिए इस एज को हम लोग आर्यन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो वैदिक टाइम पीरियड को आप लोग दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक है ऋग्वैदिक पीरियड जिसको हम अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। इसकी टाइम रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1500 टू 1000 बीसी। और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड जो कि शुरू हुआ 1000 टू 600 बीसी। ठीक है, अब हमें बेसिकली इस एज में वेदास की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। चार इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिज्म के पर्सपेक्टिव से, हिंदुज्म के पर्सपेक्टिव से चार इंपॉर्टेंट किताबें जो इस टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई, उसी के बेसिस पर इस एज को नाम दिया जाता है वैदिक एज। ठीक है, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम लोग वैदिक एज बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रणाम करो इन चार किताबों को। और चार किताबों का नाम क्या है, चार वेदास का नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये दोस्तों इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया अगर कोई आपसे पूछे, दैट इज ऋग्वेद। और ऋग्वैदिक पीरियड को ही हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के अंदर बाकी तीन वेदास लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वाली बात आप याद रखना। तो जो फाउंडर्स थे इस एज के, ठीक है, देवर आर्यंस। और ऐसा माना जाता है कि वेदास भी जो है वो आर्यंस के द्वारा ही लिखे गए थे। और इन आर्यंस ने लोकल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को खदेड़ फेंका वहां से और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से घुसते हुए आगे ये लोग ईस्टर्न इंडिया की तरफ गए, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गए और यूपी के गैंजेटिक रीजन तक यहां पर पहुंचे। इन लोगों ने अपना यहां पर दबदबा बनाया अपर गैंजेटिक प्लेट्यू में और इसके अलावा अफगानिस्तान में भी और पंजाब रीजन में भी। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया में घुसे थे और आप इनको एक तरीके से इन्वेडर्स भी कह सकते हो। आप में से कोई अगर नॉर्थ इंडिया का है, मैं भी नॉर्थ इंडिया का हूं, तो अगर आपको जानना कि आर्यंस कौन है, आप और मैं ही आर्यंस है। हम ही लोग पापी थे बेसिकली, इसलिए मैंने आपको इनको वेदास की बुक को प्रणाम करने को कहा था। पाप मिटा लो अपने इसको प्रणाम करके। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो पूरा का पूरा जो रीजन था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहां पर 7 नदियों का संगम था, इसलिए हम इस रीजन को सप्त सैंधव भी कहते हैं। सप्त सैंधव या फिर आप इसको सप्त सिंधु भी कह सकते हो। 7 नदियों का संगम क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के टाइम में जो आपको इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं,
उसके पुराने नाम आपको दोस्तों याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग बनाकर भी एक क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। झेलम नदी सबसे पहली नदी, जिसका पुराना नाम था वितस्ता। चेनाब पुराना नाम असिकनी। तीसरी है ब्यास, पुराना नाम विपाशा। चौथी है रावी, पुराना नाम परुष्णी या पुरुषनी भी आप इसको कह सकते हो। पांचवी है सतलज, शातुद्री, ठीक है। और सिक्स्थ है सरस्वती। सेवेंथ है आपकी इंडस। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, पहले के टाइम में इसको सप्त सैंधव या सप्त सिंधु कहा जा रहा है, ठीक है। 7 नदियों का संगम था यहां पर, इंडस और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज थी, यानी कि ये इंडस है मेन नदी और इसकी ये सारी हैं 6 की 6 ट्रिब्यूटरीज। सवाल आपके लिए ये है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडस नदी की आज के समय में लुप्त हो चुकी है, जो आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस रीजन को एक्वायर करने के बाद, ठीक है, यानी कि हम यहां पर बात कर रहे हैं अपर गैंजेटिक प्लेट्यू की, यूपी का पूरा जो रीजन था, तो जब इस रीजन को एक्वायर करा गया और जब आयरन की नॉलेज इंसानों को देखने को मिलती है, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में, 6th सेंचुरी बीसीई के अंदर इंसानों को आयरन की, लोहे की नॉलेज जो है वो प्राप्त हुई लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। तो आर्यंस जो हैं वो पहले नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर घुसे हुए थे, अफगानिस्तान और पंजाब तक उनका दबदबा फैला हुआ था। धीरे धीरे कर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को खदेड़ फेंकते हैं और मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा ईस्टर्न रीजन की तरफ जाते हैं, यूपी वाले रीजन की तरफ जाते हैं। तो आयरन की डेवलपमेंट ने उनका काम आसान कर दिया, जंगलों को साफ करना, अलग अलग तरीके के हथियार बनाना। रास्ते में उनके, इन्वेजन के रास्ते में उनके कोई भी रोड़ा नहीं हुआ, कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आया, तो वो बेसिकली अपने एक्सपेंशन को बढ़ाते चले गए आगे की तरफ, ठीक है। तो आर्यंस एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम पंजाब, इनिशियली दे वर सेटल्ड इन पंजाब एंड अफगानिस्तान, और आगे बढ़कर वो जाते हैं गंगा यमुना द्वाब रीजन तक, हिमालयास तक, विंध्याचल तक जो विंध्या माउंटेन रेंजेस है, और उसके आसपास के रीजन तक, ठीक है। तो पंजाब से होते हुए वो अपना दबदबा इन सारे रीजन के अंदर जो है वो फैलाते चलते हैं, यानी कि माइग्रेट करते करते, इन्वेजन करते करते बहुत आगे रीजन तक वो चले गए। और इसके पीछे किसको क्रेडिट दिया जाता है, 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो आयरन की डेवलपमेंट हुई। और इस रीजन को हम लोग वैदिक लिटरेचर में मध्य देश कहते हैं। मैंने आपको बताया था यूपी को हम लोग वैदिक लिटरेचर की भाषा में, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये वाला फैक्ट बताया था, हम लोग उसको मध्य देश कहते हैं। और मैंने आपको ये वाली चीज भी बताई थी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट ऑफ द इंडिया कौन से स्टेट को बोला जाता है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। कंफ्यूज मत हो जाना, वैदिक लिटरेचर में यूपी के रीजन को और उसके आसपास के रीजन को मध्य देश बोला जा रहा है। हार्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया की जो मिडिल स्टेट है, हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल जिसको कहा जाता है, उसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, सारे फैक्ट्स हमारे यहां पर कवर हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इमर्ज हुए वैदिक एज में, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे जो कि यहां पर इमर्ज हुए। तो जो किंगडम्स थे, कुरु किंगडम, पंचाल किंगडम और तीसरा काशी किंगडम, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के अंदर, मतलब जब ये जिस टाइप पर डेवलप हुए थे। तो आज का जो यूपी का जो रीजन है, प्रेजेंट डे यूपी है, वहां पर हमें ये 3 किंगडम्स देखने को मिलते हैं। कौन सी एज के अंदर, वैदिक एज के अंदर, ठीक है। एक एक करके इन किंगडम्स के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं कुरु किंगडम की। ये जो किंगडम है कुरुस का, ये फैला हुआ था मेरठ से होते हुए दिल्ली तक और उसके अलावा हरियाणा तक। तो यहां पर मैंने मैप भी लगा रखा है, ये है कुरु किंगडम। मेनली इनका अड्डा था, इनकी जड़ें जहां बस रखी थी वो था मेरठ, मेरठ से दिल्ली और उसके अलावा हरियाणा रीजन तक इनका दबदबा जो है वो यहां पर फैला हुआ था। कुरु किंगडम की जो कैपिटल जो थी, इट वॉज असंधिवत, जिसको हस्तिनापुर भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको हस्तिनापुर भी बोला जाता है। हमें यहां पर एक जो उपनिषद होते हैं ना, एक प्रोमिनेंट उपनिषद है यहां पर, चांडोग्य उपनिषद। चांडोग्य उपनिषद से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है
कि कुरु किंगडम के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट मोनार्क या जो किंग है वो यहां पर रूल करता था, उसका नाम है उदालका आरुनी। उदालका आरुनी। उदालका आरुनी का नाम हमें कौन से उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है? चांडोग्य उपनिषद के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल इनकी जो थी दैट वाज हस्तिनापुर, दूसरा नाम है उसका असंधिवत। तो ये थी इंफॉर्मेशन कुरु किंगडम के बारे में। अब बात करते हैं पांचाल किंगडम के बारे में। पांचाल किंगडम कहां से कहां तक फैल रखा था? कानपुर से वाराणसी तक ये फैला हुआ था ऑन द गैंजेटिक प्लेन। तो ये है पांचाल किंगडम। ये कानपुर से इधर तक थोड़ा सा वाराणसी की बाउंड्रीज तक ये फैला हुआ था। ठीक है, और जो प्रेजेंट डे के जो एरियाज हैं यूपी के, जैसे बदाऊं, बरेली और फरुखाबाद, ये भी उस टाइम में पांचाल किंगडम के अंदर इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो ये पांचाल किंगडम है, बदाऊं, फरुखाबाद, बरेली, और एक कानपुर से होते हुए वाराणसी के फ्रंटियर्स तक इनका जो रीजन था पांचाल किंगडम का, ये फैला हुआ था। पांचाल किंगडम की जो कैपिटल थी इट वाज काम्पेल्या, जो कि आज के समय में आप फरुखाबाद के रीजन के आसपास वाले एरिया को बोल सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुराणिक बिलीफ, जो अलग अलग तरीके के जो पुराण होते हैं ना, जो पुराणिक किताबें होती है, जो पुराने कथाएं होती है, जैसे गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, तो पुराणिक बिलीफ के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी जो महाभारत है, महाभारत की जो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो यहां पर पढ़ी गई थी। एक बार एक असेंबली का गठन हुआ था, मतलब एक सभा का गठन हुआ था, जहां पर लगभग 60,000 ऋषि मुनि आए थे और उनके प्रेजेंस में यहां पर पूरी की पूरी महाभारत को पढ़ा गया था। लिखा नहीं गया था, पढ़ा गया था। देखो वर्ड क्या है, रिसाइट करा गया था। ठीक है, यहां का इंपॉर्टेंट रूलर कौन? प्रवाहना जावली। ठीक है, प्रवाहना जावली। ऐसा माना जाता है कि इस रूलर के पास बहुत ज्यादा विजडम थी, बहुत ज्यादा नॉलेज था, एनलाइटनमेंट थी इस रूलर के पास, और ये लेटर वैदिक एज में यहां पर पांचाल किंगडम का रूलर बनता है, प्रवाहना जावली। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम काशी किंगडम की। जो काशी किंगडम है, आज के समय में जो वाराणसी, बनारस का जो रीजन है, ये वहां पर सिचुएटेड था, और यहां का जो प्रोमिनेंट रूलर जो सत्ता में आकर बैठा, गद्दी में आकर बैठा लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, उसका नाम था अजातशत्रु, या आप इसको अजातशत्रु भी कह सकते हो, बहुत सारी बुक्स अजातशत्रु बोलती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं वैदिक एज के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप हुए। अब मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल, महाभारत के टाइम पर आपको ये पता होगा कि वो लड़ाई थी पांडव की और कौरवों की। तो जो पांडव थे, ठीक है, पांडवों के जीवन काल में इनमें से पांडव जो थे वो कहां पर एक टाइम पर आके रहे थे, या उनकी लाइफ के साथ कौन सी जगह एसोसिएटेड थी? कुरु, पांचाल, काशी। ठीक है, आपको ये चीज बतानी है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। आगे बात करते हैं। अब यहां पर जब बात चली रही है वैदिक एज की, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स को जाना था, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को जाना था। तो एक बार के लिए कंपेयर कर लेते हैं वैदिक एज को हड़प्पन एज के साथ, वैदिक सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ। तो यहां पर हमने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, 12 डिफरेंसेस हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो वैदिक एज कैसे डिफरेंट है हड़प्पन कल्चर के साथ? वैदिक कल्चर जनरली रूरल सिविलाइजेशन था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आया हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद 1500 साल के गैप के बाद शुरुआत होती है वैदिक एज की, और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं अर्बन सिविलाइजेशन। तो वहां शहरी विकास था, लेकिन यहां पर सारी चीजें रूरल सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एज कंपेयर टू सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट थोड़ा सा डाउनग्रेडेड था, जबकि देख रहे हो साल बहुत आगे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन, उसको अर्बन कहा जा रहा है। वैदिक एज जो, या वैदिक एज या जो वैदिक कल्चर आया वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आया, लेकिन फिर भी उसकी जो थीम है इट वाज अ रूरल थीम। ठीक है, आयरन टूल्स यहां पर हमें वैदिक कल्चर के अंदर देखने को मिलते हैं। आयरन टूल्स यहां पर एब्सेंट थे, मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमें मेटल्स तो बहुत सारे मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, लेकिन आयरन वॉज एब्सेंट। ठीक है, हॉर्स एक इंपॉर्टेंट एनिमल है वैदिक कल्चर का। ठीक है, हॉर्स के यहां पर सेक्रीफाइसेस वगैरह भी होते थे।
लेकिन एविडेंस हमें हॉर्स के जनरली हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलते नहीं है। देखो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ना अलग अलग मत है। मैं जैसे आपको एक चीज बताता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक साइट है सुरकातोड़ा, यहां पर हमें हॉर्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, उसके अवशेष देखने को हमें मिले हैं, उसके पैरों की हड्डियां देखने को मिली है। जब लेबोरेटरी उसकी टेस्टिंग हुई तो हमने ये कंक्लूड करा कि हॉर्सेस के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी साइट्स पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है नो एविडेंस ऑफ हॉर्स हैज बीन फाउंड, ठीक है, लेकिन नो की जगह ना वैसे यहां पर आंसर सम होना चाहिए। बुक्स जो है 99% बुक्स जो है वो मेंशन करती हैं कि नो एविडेंस ऑफ हॉर्स हैज बीन फाउंड। हिस्टोरियंस में भी इस चीज को लेकर एक मतभेद चलती है कि घोड़ों के अवशेष मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे कि नहीं मिले हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट से कहते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग भी हो चुकी है कि हाँ कुछ साइट्स पर मिले, बहुत गिनी चुनी साइट्स पर। जैसे आप ये मान लो अगर सारी की सारी 1400 प्लस 1400 प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को अगर हम देखें तो 99% साइट्स में हमें घोड़े के अवशेष, हॉर्सेस के एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। सुरकातोड़ा एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट साइट है और इक्की दुक्की जगह और है जहां पर हमें हॉर्सेस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जनरली अगर आप इंटरनेट वगैरह पे जाओगे और हिस्टोरियंस के, आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिख दिया जाता है कि नो एविडेंस ऑफ हॉर्स हैज बीन फाउंड, सम एविडेंस मिल रखे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये नो नहीं होना चाहिए वाला पॉइंट वैसे गलत है, क्योंकि सुरकातोड़ा में हमें कंफर्मिटी के साथ मिले हैं हॉर्सेस के एविडेंस, उसके घुटने मिले हमें, ठीक है। गाय माता जो होती है, काऊ, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करती है वैदिक एज के अंदर, लेकिन हमें काउस के कोई भी एविडेंसेस, ठीक है, अवशेष तो मिले ही नहीं है हमें गाय के। लेकिन इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये लोग जो भी सील्स वगैरह बनाते थे, यहां पर करेंसी का मतलब है कोई सिक्के वगैरह यूज नहीं होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, यहां पर हम सील्स को कह रहे हैं, जो टेराकोटा सील्स यहां पर बनती थी। वहां पर हमें बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर तो देखने को मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे यूनिकॉर्न एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट जानवर, बुल, लेकिन वहीं पर हमें काउस के कोई एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं हड़प्पन कल्चर के अंदर। आइडल वर्शिप यहां पर इतनी ज्यादा एविडेंट नहीं है, हमें मूर्ति की फॉर्म में कि भगवानों का या किसी एक डीटी का पूजन होता होगा, उसकी मूर्तियां मिले। वैदिक कल्चर के अंदर ये चीज एब्सेंट है, लेकिन आइडल वर्शिप यहां पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट जो थे वैदिक कल्चर में हमें मिले हैं, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए इसको जनरली पीसफुल सिविलाइजेशन कंसिडर करा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। टाइगर जो है इट इज नॉट मेंशन्ड इन वैदिक एज। एलिफेंट जो है उसके भी लेस एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वैदिक कल्चर के अंदर, लेकिन सफिशिएंट मार्किंग सील्स पर, टेराकोटा सील्स पर हमें टाइगर की भी देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और एलिफेंट्स की भी जो मार्किंग्स हैं, जो उनको इंस्क्राइब करा गया है सील्स के ऊपर, वो हमें देखने को मिलते हैं। वैदिक रिलीजन में जनरली जो मेल डीटीज होते थे, ठीक है, मेल गॉड्स जो होते थे, उनकी वर्शिप ज्यादा डोमिनेंट तरीके से देखने को हमें मिलती है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मदर गॉडेस की वर्शिप जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हमें बहुत सारे टेराकोटा फिगरीज मिल रखे हैं मदर गॉडेसेस के, ठीक है। मेल डीटीज कितने सारे नहीं मिल रखे हैं। यहां पर दोस्तों एक वर्ड लिखा हुआ है 9th पॉइंट पे, अगर आप देखोगे यजना, ये यज्ञ क्यों कहा जा रहा है? यज्ञ को जनरली हम लोग इंग्लिश में यजना लिखते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट प्लेस थी, हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे वैदिक कल्चर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें कोई यज्ञ वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे तंदूर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना पूरा का पूरा, कि जमीन में आप गड्ढा खोदकर कोई चीज जला रहे हो रोटियों वगैरह को पकाने के लिए, तो बहुत सारे स्टोरियंस का ये कहना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे लोथल एक जो साइट है, ठीक है, और कालीबंगन, यहां पर हमें हवन कुंडों के जो एविडेंसेस है वो देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा साइट्स पर नहीं मिल रखे हैं, तो एविडेंस ऑफ यज्ञ इज वेरी लेस, ठीक है। राइटिंग के हमें जनरली ज्यादा एविडेंसेस यहां पर वैदिक कल्चर में देखने को नहीं मिलते हैं, राइटिंग के एविडेंसेस। वहीं पर हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेकिन ये जो भी चीज लिख कर गए हम उससे फेमिलियर नहीं है, हिस्टोरियंस उसकी राइटिंग्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि हड़प्पा में स्क्रिप्ट तो थी, लेकिन दैट स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड,
अनडिसाइफर्ड का मतलब होता है हम उसको जान नहीं पाए कि जो भी चीज वो लिख कर गए हैं उसका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और वैदिक कल्चर में तो हमें राइटिंग के एविडेंसेस देखने को मिलता ही नहीं है। वुड और बैम्बू यूज करे जाते थे बिल्डिंग्स बनाने के लिए वैदिक कल्चर के अंदर। ब्रिक्स जनरली यूज करी जाती थी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और दो तरह की ब्रिक्स, दो तरह की ईंटों का सहारा लिया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। एक थी बेकेड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटें, आग की भट्टी में सेकी हुई ईंटें, और दूसरी थी सन ड्राइड ब्रिक्स, सूरज के नीचे सुखाई गई ईंटें। सन ड्राइड और बेकेड ब्रिक्स दोनों के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जो घर वगैरह इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो बनाते थे। और जो आर्यंस हैं, ठीक है, वैदिक कल्चर आर्यन सिविलाइजेशन के साथ ही एसोसिएट करा जाता ना। आर्यंस की शार्प नोज है, ठीक है, ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, और हड़प्पन जो है उनकी जनरली फ्लैट नोज थी। ठीक है, अब ये चीज हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो इंसानों के कंकाल, उनके स्केलेटन्स अलग अलग साइट्स पर, ब्यूरियल साइट्स पर जो हमें देखने को मिले हैं, जब उनको स्टडी करा गया लेबोरेटरी कंडीशन में प्रॉपर तरीके से, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्टों ने, हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड करा कि हड़प्पन जो है उनकी नोज फ्लैट थी, आर्यंस की नोज जो है वो शार्प थी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पूरी की पूरी कवर करवा दी कि वैदिक एज में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एसोसिएटेड थे, और डिफरेंसेस क्या हैं, सारे के सारे 12 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। ये सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वैदिक कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।